हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस की मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 4। इससे पहले हम लोग सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सोशल साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, उसको आप क्लिक करना, उसके अंदर सारे ही सेट वाला वीडियो है। इसके अलावा आपको नीचे में सोशल साइंस के अलावा साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इन सारे सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट मिलेंगे, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 4 का। जो क्वेश्चन है वो इंस्ट्रक्शंस वही पहले वाले रहेंगे जो हम लोग सेट 1 में देखे थे। नाउ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन आ रहा है 10 मार्क्स का, जो हम लोग पैटर्न देखते आ रहे हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन है, नाइलॉन, जूट, एक्राइलिक और पॉलिएस्टर। इन सब में से कौन नेचुरल फाइबर है? ये तो इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो जूट को नेचुरल, आपको पता है ना जूट नेचुरल फाइबर होता है। तो अगर आप लेसन नहीं भी पढ़े हो तो भी ये आपके जनरल नॉलेज से ये सॉल्व हो जाता। देन व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, यानी कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें किसी के भी एज, सेक्स और कंपोजिशन जो होता है पूरे पॉपुलेशन का, उन सब के बारे में नॉलेज मिलता है। तो ये हो गया पॉपुलेशन पिरामिड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, a graphical presentation of the age, sex, composition of a population। देन इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है मुस्लिम लीग वॉज established by। तो मुस्लिम लीग को कौन स्टैब्लिश किया था ये पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगा खान। इसके अलावा अली ब्रदर्स, जिन्ना और सैयद अहमद खान का यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो आप याद करो कि मुस्लिम लीग को स्टैब्लिश करने वाले थे आगा खान। देन उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई विच नेम। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को किस नेम से इम्प्लीमेंट किया गया था? तो इसका आंसर है इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम। तो ये आप याद कर लो, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम। तो अभी तक अगर आप देख रहे होगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं बार बार, मुस्लिम लीग से भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, और ये सारे यूनिसेफ और यूनेस्को वाले भी जो यहाँ पे उसमें आपको दिख रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन के फील्ड में वर्क करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनेस्को। तो ये आप लिख देना। देन इसके बाद आते हैं मैच द कॉलम्स में। ये आपको 10 मार्क्स का दिखेगा। मैच द कॉलम्स में भी वही सेम 5 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन पे 10 मार्क्स है, मतलब 2 मार्क्स है, तो टोटल 10 मार्क्स का हो जा रहा है। तो ट्रीटी ऑफ बेसिन, ये हम लोग रिलेट करेंगे बैटल ऑफ कर्नाटका से। बैटल ऑफ कर्नाटका में ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है वो साइन कराया गया था। देन उसके बाद में दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ऑब्वियसली प्लेस से मैच कर सकते हैं, सूरत में है तो आप सूरत से उसको मैच कर दोगे। देन शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग के लिए आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम, ये आप याद रखना। वैसे भी शिप में ज़्यादातर की फ़िश वगैरह लोड करते हैं, तो ट्रिक से याद कर लो, मछली यहाँ पे लिखा है तो शिप बिल्डिंग मतलब मछलीपट्टनम से आपको मैच करना है। देन ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम का ट्रीटी जो है वो हुआ था आफ्टर द बैटल ऑफ मैसूर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैटल ऑफ मैसूर। एंड देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि गो टू एनी टेम्पल, आप किसी भी टेम्पल में जा सकते हो, ये आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो ये इतना हो गया मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। देन उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड। तो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछा है। टोटल 5 क्वेश्चन से एक साथ नहीं आ पा रहा है तो मैं इसको ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। जो यहाँ 3 और 4 आपको फिलहाल दिख रहा होगा, तो इसमें पूछा है बर्थ रेट और डेथ रेट को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल ग्रोथ रेट, मतलब नेचुरली कितना ग्रोथ हो रहा है वो चीज़। देन उसके बाद में हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो आप यहाँ पास लिख दोगे। देन उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पास पूछा है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी, वो आप यहाँ लिखोगे। देन डैश प्रोवाइड्स ग्रेन्स टू द स्कूल्स फॉर मिड डे मील। मिड डे मील के लिए जो भी फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं स्कूल्स में वो प्रोवाइड कराता है एफसीआई। एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है ऑन डैश अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड। ये आपको याद करना है डेट। देखो कि 24 अक्टूबर जो होता है उसमें यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर है 24। ये हो गया।
देन इसके बाद आते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर पे। आप बस इतना समझ के चलो स्टूडेंट्स कि अगर आप जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस के बेसिस पे भी अगर प्रिपरेशन करके जाते हैं तो पूरा 30 मार्क्स आपको वहाँ पे ही मिल रहा है। देन उसके बाद अब आते हैं शॉर्ट आंसर्स पे। तो 4 से लेके 10 तक मतलब टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है, तो 14 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है ये डिफाइन करना है। तो जब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ये दोनों काम एक साथ किया जाता है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। सो व्हेन द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वर्क इज डन टुगेदर इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। देन नेम, राइट द नेम ऑफ टू साइंटिस्ट। कोई भी दो साइंटिस्ट के नेम लिखने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोपरनिकस और गैलीलियो का, आप ये लिख सकते हो। आप कोई दूसरे भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल नेम टू इम्पोर्टेंट हार्बर्स ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया के दो इम्पोर्टेंट हार्बर्स का नेम बोल रहे हैं। हार्बर्स मतलब वहाँ जहाँ पे बहुत सारे शिप्स रखे जाते हैं। तो दो इम्पोर्टेंट जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे थे वो है चेन्नई, जिसको कि मद्रास पोर्ट के नाम से जानते थे, और फिर कोलकाता पोर्ट, जिसको कि उस समय कलकत्ता पोर्ट के नाम से जानते थे। देन चाइल्ड मैरिज वॉज बैंड अंडर विच एक्ट। कौन से एक्ट के अंदर जो है चाइल्ड मैरिज को बैन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट, जो कि 1929 में आया था। सो चाइल्ड मैरिज वॉज बैंड बाय शारदा एक्ट इन 1929। पूछा है मतलब कौन सा एक्ट था और कब था, वो दोनों चीज़ बताने के लिए। देन हु कंपोज द नेशनल एंथम, वेयर इज इट टेकन फ्रॉम। कौन कंपोज किया है वो बताना है और कहाँ से लिया गया है वो भी बताना है। तो 1 1 मार्क्स दोनों पे मिलेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो कंपोज किए थे नेशनल एंथम को, और ये लिया गया था गीतांजलि से। तो ये आपको याद करना है। देन राइट द नेम ऑफ टू पंथ ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दो पंथ का नाम आपको लिखना है। तो सीजी का इतना नॉलेज, बेसिक नॉलेज शायद आपको होगा भी। दो पंथ जो छत्तीसगढ़ में है वो एक कबीर पंथ है और एक सतनाम पंथ है। उसके बाद डिफरेंस लिखना है बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। इसको आप डिटेल आंसर के लिए भी याद कर सकते हो, क्योंकि आंसर यहाँ पे आपको देखो 5 पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो अगर आप डिटेल वाइज भी याद करेंगे ना तो भी काम आ जाएगा। 2 मार्क्स की जगह अगर ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा मार्क्स में भी आता है तो भी बन जाए। तो लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ये चीज़ शायद आपको क्लियर होगा। लोकसभा में टोटल यहाँ पे देखोगे कि 545 मेंबर्स होते हैं, लेकिन राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। देन लोकसभा में दो परमानेंट, दो मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। तो टोटल यहाँ पे 543 प्लस 2 ऐसा वाला रेशियो रहता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, मतलब नॉमिनेट करते हैं दो मेंबर्स को, और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। देन उसके बाद आते हैं लोकसभा। तो इसका मेंबरशिप के लिए एज रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कि लोकसभा जो है वो नॉन परमानेंट हाउस है, यानी कि टेम्पररी हाउस है, और वहीं पर राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। यानी कि ये जो है आप देखे भी होगा कि एक ही बार में डिसॉल्व नहीं हो जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ मेंबर्स पर ईयर या फिर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, लेकिन लोकसभा 5 ईयर्स में पूरा पूरा ही डिसॉल्व हो जाता है और फिर न्यू बनता है। तो ये उनका डिफरेंस है। देन अब यहाँ पे क्वेश्चन है 4 मार्क्स वाले, क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक। तो 4 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स सब पे है, यानी टोटल 16 मार्क्स यहाँ पे है। आपको लिखना है अबाउट द ज्योग्राफिकल फैक्टर विच अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन आया है आपका क्वेश्चन नंबर 11। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं? तो जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है अर्थ पे। कुछ कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ों को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो कौन से हैं? पहला तो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ लैंड। जैसे कि माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे क्राउड आपको देखने नहीं मिलेगा। माउंटेन्स पे बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन जो प्लेन एरियाज़ होंगे वहीं पे तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाता है। जैसे आप खुद भी देखो, आप खुद प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, माउंटेन में नहीं रहते, तो माउंटेन में बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये चीज़ एक हो गया। दूसरा है कोल्ड और हॉट रीजन। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे हॉटनेस ज़्यादा है या फिर कोल्ड ज़्यादा है, तो उन कंडीशन पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे डेंसिटी कम है। देन उसके बाद एक फैक्टर होता है सॉइल। अब वो सारे एरियाज़ जहाँ आसपास में रिवर्स हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, लेकिन वो सारे एरियाज़ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्राउड आपको कम दिखेगा। देन मिनरल्स। तो ज़्यादा पीपल उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ आसपास में माइंस होता है। माइंस का क्या लेना देना है कि इससे आपको वहाँ पे डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा, तो इसलिए बोल रहा है कि मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक फैक्टर है वाटर।
अब ये सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ मोर पीपल नियर द एरिया वेयर पुअर वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल, सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द proper water facilities are available, so these are the factors which affect the distribution of population in any area. तो किसी भी एरिया में वाटर कहाँ पे कितना है, ये सबसे मेजर फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है वहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी को। जितना जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे लोग जो हैं वो जल्दी सेटल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक्सप्लेन द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, यानी कि इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो पहले इनकम टैक्स देखते हैं। ये जो इनकम टैक्स है वो चार्ज किया जाता है ऑन द एनुअल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस अर्नड इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब पूरे एक साल का जो टेन्योर होता है, जो कि आप देखे होंगे अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अभी जैसे आप देखोगे 1 अप्रैल 2024 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट वो 31 मार्च 2025 तक वो रहेगा। इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो इस एक फाइनेंशियल ईयर में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, जिसको कि इंडिविजुअल बोल रहे हैं, या फिर बिजनेस, टोटल कितना एनुअल इनकम जो है वो अर्न किया है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। ये जो इनकम टैक्स है वो गवर्न किया जाता है बाय द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। और इसमें रूल्स बने हुए होते हैं, रेगुलेशंस दिए हुए होते हैं फॉर इनकम टैक्स कैलकुलेशन और कलेक्शन, इन दोनों चीज़ों के। देन देखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स क्या है। प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब होता है एनुअल सम ऑफ मनी दैट अ लैंड ओनर और अ प्रॉपर्टी हैज़ टू पे टू द लोकल गवर्नमेंट और द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दैट एरिया। यानी कि अगर किसी के पास में अपना खुद का प्रॉपर्टी कुछ है तो उसको पूरे साल भर में कुछ अमाउंट ऑफ मनी रहता है जो कि लैंड ओनर को, या फिर मतलब जो लैंड ओनर है या प्रॉपर्टी ओनर है उसको लोकल गवर्नमेंट को या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देना पड़ता है जो उस एरिया में वर्क कर रही है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, तो खुद का घर हो या बिल्डिंग हो या ऑफिस हो, ऐसा कुछ भी अगर खुद के नाम पे आपके है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एनिमल हस्बेंड्री इज़ प्रॉफिटेबल हाउ, यानी कि एनिमल्स को रियर करना प्रॉफिटेबल होता है कैसे। तो एनिमल हस्बेंड्री प्रॉफिटेबल है क्योंकि पुअर क्लासेस वाले जो पीपल होते हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, और ऐसे भी हर किसी को ही जो भी एनिमल हस्बेंड्री करेगा उनके लिए प्रॉफिटेबल है। कैसे, तो फर्स्ट दे दिया इन ड्राउट एरियाज, mountainous region and tribal areas the people prefer animal husbandry as their livelihood। जो ड्राउट एरियाज हैं मतलब जहाँ पे पानी का कमी रहता है हमेशा और फूड का भी स्कासिटी रहता है इन सब जगहों पे, या फिर माउंटेन एरियाज़ होंगे या फिर ट्राइबल एरियाज़ मतलब जहाँ पे थोड़े से पुराने टाइप के लोग रहते हैं, मतलब जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, उन सारे एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो लोगों का जो मेन वहाँ पे प्रोफेशन होगा, ऑक्यूपेशन होगा, वो आपको एनिमल हस्बेंड्री ही दिखेगा। माउंटेन एरियाज़ का स्पेशली आप मूवीज़ वगैरह में देखे होगी कि वो लोग शीप वगैरह रियर करते हैं ज़्यादातर की, तो वहाँ का मेन जो ऑक्यूपेशन है वो एनिमल हस्बेंड्री है। देन वो सारे एरियाज़ जहाँ पे एग्रीकल्चर कम हो सकता है वहाँ पे भी लाइवलीहुड के लिए मेन मेथड जो है वो एनिमल हस्बेंड्री ही रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर कर नहीं सकते तो जानवर ही पाल सकते हैं। देन मिल्क, वूल, स्किन, हॉर्न, बोन्स और मीट, ये सारा कुछ जो है वो एनिमल से ही मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं एनिमल हस्बेंड्री के। देन क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। व्हाट इज़ द नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है। एंड राइट द आइडियाज़ टू डिस्क्राइब द बर्थ रेट। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं या फिर आइडियाज़ हैं जिनके थ्रू बर्थ रेट को डिक्रीज़ किया जाता है, सॉरी डिक्रीज़ द बर्थ रेट डिक्रीज़ किया जा सकता है, ये रीज़न पूछ रहा है। तो फर्स्ट थिंग देखते हैं हम लोग नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है। डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। ये हम लोग अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखे थे कि किसी भी कंट्री के बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे इमिग्रेंट पीपल जो होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज में, और बर्थ रेट को डिक्रीज़ करने के लिए फॉलोइंग मेथड्स हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो था आपका उसका आंसर हो गया। अब बर्थ रेट को डिक्रीज़ करने के मेथड्स देखते हैं। 6 मेथड्स दिए हैं, आप कम से कम यहाँ से 4 याद करना। तो पहला है टू गिव मोर स्ट्रेस ऑन द पब्लिसिटी ऑफ एजुकेशन, स्पेशली द फीमेल एजुकेशन।
यानी कि एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए और ख़ास तौर पर फीमेल एजुकेशन के ऊपर। देन टू गिव स्ट्रेस ऑन द मेथड्स ऑफ फैमिली कंट्रोल, मतलब कि फैमिली कंट्रोल पे भी थोड़ा सा जोर देना चाहिए कि प्रॉपर प्लानिंग रहे, ज़्यादा चाइल्ड्स बियर ना करे कोई भी कपल। देन उसके बाद में टू गिव प्रॉपर इंसेंटिव्स टू स्मॉल फैमिली एंड कंट्रोल बिग फैमिलीज बाय इम्प्रेसिंग लीगेंड बैरियर्स, यानी कि जो स्मॉल फैमिलीज़ होते हैं उनको अच्छे इंसेंटिव्स दिए जाएँ और बिग फैमिलीज़ को नहीं दे रहे हैं, तो जैसे देखेंगे लोग कि स्मॉल फैमिली के होने की वजह से उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो हर कोई ट्राई करेगा कि वो फैमिली को ज़्यादा बड़ा ना करे, मतलब कि ज़्यादा चाइल्ड बियर ना करे। देन टू डिसाइड द मैरिज एज फोर्सफुली, यानी कि मैरिज एज एक फिक्स करना चाहिए। then to provide employment facilities to women and encourage them for by self sufficient, by नहीं होगा for be self sufficient होना चाहिए वैसे तो यहाँ पे फ़िलहाल क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वुमेन को और उनको एनकरेज करो कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने। देन द प्रॉपर पब्लिसिटी एंड प्रोपगेशन फॉर एजुकेशन ऑफ पीपल, तो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ही जोर देना चाहिए, इसी चीज़ को यहाँ पे बार बार बता रहा है कि प्रॉपरली उसका पब्लिसिटी किया जाए, तभी लोगों का ध्यान जो है वो उसकी तरफ में और ज़्यादा जाएगा। देन अब देखो नेक्स्ट दो क्वेश्चन और है 15 और 16, और ये दोनों क्वेश्चन जो है वो 10-10 मार्क्स के लिए आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोनों ही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का है ना, तो अगर आपसे कोई एक नहीं बन रहा है तो दूसरा बना लो, वैसा करके ऑप्शन देता है। अब यहाँ पूछा है एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये पहला क्वेश्चन हो गया। एंड उसके बाद फिर इसमें और करके आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में दिया है राइट द अचीवमेंट्स ऑफ यूएनओ, तो ये दो में से एक आपको बनाना है। तो पहले देखते हैं हम लोग कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। मेंबर्स का मतलब यहाँ पे नेशंस है, तो 5 नेशंस हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हो गए इसके, और 5 नेशंस हैं जो कि 10 है जो कि नॉन परमानेंट हैं। जो 5 मेंबर्स हैं यहाँ पे वो इलेक्ट किए जाते हैं एवरी ईयर, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं फॉर एवरी 2 ईयर्स बाय द महासभा। अब फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करे। उसके अलावा इसके पास 15 मेंबर्स हो रहे हैं टोटल, जो हम लोग देखे 10 नॉन परमानेंट एंड 5 परमानेंट। तो यहाँ पे जो ये 15 मेंबर्स हैं उन सब के पास में 1 वोट होता है, तो 5 मेंबर्स जो हैं उनके पास में वीटो पावर भी प्रेजेंट होता है। ये इतना हो गया इनका फंक्शन। देन अब आते हैं अचीवमेंट्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ का क्या अचीवमेंट है, तो सम अचीवमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट हो गया इट हैज़ प्लेड एन एक्टिव रोल इन गिविंग सम कंट्रीज इंडिपेंडेंस, तो यूएनओ जो है वो कुछ कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया है। उसके बाद में ये सेटल करता है डिस्प्यूट्स को बिटवीन सम कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट बिटवीन पैलेस्टीन एंड ईरान और इज़राइल एंड इराक, इनके बीच का डिस्प्यूट सेटल करने में यूएनओ हेल्प किया है। देन यूएनओ जो है वो साइन करता है न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटीज़ को, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनका टेस्टिंग यहाँ पे बैन किया जाए। अदर कंट्रीज़ पे भी जैसे इन वेपन्स का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पास्ट में आपको डिज़ास्टर्स देखने के लिए मिले भी हैं, तो उन सब चीज़ों पे भी यूएनओ जो है वो कंट्रोल करता है। देन वो प्रमोट करता है पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन 1992 में वो एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया था, मतलब यूएनओ, जिसमें इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बारे में रियो डी जेनेरियो में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हुआ था। देन उसके बाद इट हैज़ प्लेड एन एक्टिव रोल इन प्रोग्रेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वो सारे कंट्रीज़ वर्ल्ड के जो फ़िलहाल डेवलप हो रहे हैं, जिस लिस्ट में इंडिया भी है, तो इन सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोग्रेस में एक एक्टिव रोल प्ले करता है यूएनओ। ये सारे हो गए इसके अचीवमेंट्स। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाई वाज द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल नेसेसरी इन इंडिया, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये चीज़ पता ही है कि इसमें ऑप्शन में हमेशा एक मैप दे रहा है। तो पहले इसको देख लेते हैं, देन मैप वाला देखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल क्यों नेसेसरी है इंडिया में। तो देखो इंडिया में ना अनलिमिटेड स्टॉक और मिनरल्स प्रेजेंट है, मतलब मिनरल का अनलिमिटेड स्टॉक प्रेजेंट है, और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूसली इंक्रीज आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इन मिनरल्स को कंजर्व किया जाए। अब रीजंस और देख सकते हैं कि जो मिनरल है उनका डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है डे बाय डे, ये फर्स्ट रीज़न हो गया।
सेकंड, नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं उनका जो क्वांटिटी है और जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं उनका जो क्वांटिटी है वो कम है। नॉन मेटालिक मिनरल्स ना, अब फेरस मतलब क्या, आयरन। तो वो मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट है वो तो मेटालिक हो गया। तो नॉन फेरस या फिर नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं उनका कंटेंट बहुत कम है, तो ऑब्वियसली उनको कंजर्व करना ज़रूरी है। देन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स वो पॉसिबल नहीं है, मिनरल्स का रिसाइकल उनको नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या करेंगे कि कंजर्व करेंगे, कम यूज़ करेंगे उसको। देन लिमिटेड मिनरल्स का यूज़ करेंगे क्योंकि रिसोर्सेज जो है ना वो भी यहाँ पास लिमिटेड है, तो ज़रूरी है कि उनका प्रॉपरली यूज़ किया जाए। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स ओनली। तो मिनरल रिसोर्स के ऊपर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, इसलिए उनको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देन उसके बाद में एक और पॉइंट दिया है कि जो मिनरल्स होते हैं वो सोर्स हैं एनर्जी के, तो इसीलिए भी उनके स्टॉक को अब क्योंकि इंक्रीज तो नहीं कर सकते उनका स्टॉक ना, तो ऑब्वियसली कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हो गए। देन अब आते हैं मैप वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई कैनेडियन शील्ड, appalachians, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा एंड लेक सुपीरियर विद द हेल्प ऑफ एन एटलस। तो आपको वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, उसमें इन 4 प्लेसेस को आपको लोकेट करना है कि कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, जहाँ पे ये आपको शेड कर दिया, शेडेड वाला रीजन। देन कैनेडियन शील्ड को भी यहाँ पे शेड किया है, तो ये वो वाला रीजन हो गया। देन उसके बाद में फिर देखोगे लेक सुपीरियर, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा है। एंड देन अपैलाचियंस जो है वो यहाँ पे आपको मेंशन किया है। तो ये 4 एरियाज़ हैं जो कि आपको दिख रहा है वर्ल्ड मैप में आ रहे हैं। तो अभी तक जो हम लोग 4 सेट देखे हैं तो उसमें से 2 सेट में इंडिया का मैप आया था और 2 में वर्ल्ड मैप आया, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से कोई भी आपको देखने के लिए मिले, इसलिए आपको दोनों स्टडी करना पड़ेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया है। Thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us then please join the telegram link given in description.